एसएससी की परीक्षा में 1857 विद्रोह पर जब सवाल आता है तो 70% एस्पिरेंट्स तात्कालिक कारण और मुख्य राजनीतिक कारण में कंफ्यूज होकर अपना सिलेक्शन खतरे में डाल देते हैं। आज हम इसी कंफ्यूजन को जड़ से समझने और सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ना 1857 का मतलब है चर्बी वाले कारतूस। हाँ, अ वेरी कॉमन परसेप्शन। राइट, पर वो तो सिर्फ एक चिंगारी थी। आप समझिए, असल में बारूद तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। 100 साल से? हाँ, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की हर एक नीति इस बारूद के ढेर को और बड़ा कर रही थी। चलिए फिर इसी बारूद के ढेर को परत दर परत समझते हैं। इसकी सबसे पहली और मोटी परत तो पॉलिटिकली लगती है। हमारे सोर्सेज में लॉर्ड डलहौजी और वेलेस्ली, इन दो नामों पर बहुत जोर दिया गया है। सही पकड़ा है। ये दो गवर्नर जनरल वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने भारतीय राज्यों की स्वायत्ता को, आप कह सकते हैं, सिस्टमैटिकली खत्म किया। पहले वेलेस्ली सहायक संधि लेकर आए। सब्सिडियरी अलायंस। हाँ, सब्सिडरी अलायंस। नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है, सहायक संधि। हाँ। पर असल में ये एक मीठा जहर था। मीठा जहर मतलब इसमें होता क्या था? इसमें कंपनी भारतीय राजा से कहती थी कि हम आपको बाहरी हमलों और अंदरूनी विद्रोह से बचाएंगे। बस आप हमारी एक सेना अपनी राजधानी में रख लीजिए। बदले में राजा को अपनी विदेशी नीतियां और अपनी खुद की सेना कंपनी को सौंपनी पड़ती थी। कहने को वो राजा थे, पर असल में वो कंपनी के पेंशनर बनकर रह जाते थे। उनकी आजादी खत्म। मतलब सुरक्षा के नाम पर गुलामी का एक एग्रीमेंट। और इससे भी ज्यादा खतरनाक थी डलहौजी की नीति, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, क्या ये उतना ही बड़ा कारण था? ये तो भारतीय शासकों के लिए एक झटके जैसा था। इस नीति का सीधा साधा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना खून का मतलब बायोलॉजिकल सन नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राज्य सीधे सीधे कंपनी हड़प लेगी। अच्छा, गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। लेकिन ये तो सीधे सीधे हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा पे हमला था। गोद लेने की प्रथा तो बिल्कुल, उसे पूरी मान्यता थी। और इसी नीति का चाबुक चलाकर डलहौजी ने एक के बाद एक कई राज्यों को निगल लिया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर और झांसी। और सबसे मशहूर झांसी। इन सब राज्यों को इसी आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। हर विलय के साथ असंतोष का बारूद और जमा होता गया। और अवध के साथ तो और भी बुरा हुआ, जहां तक मुझे याद है। वहां तो नवाब का अपना बेटा भी था। हाँ, अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया। मिसगवर्नेंस। अच्छा, कंपनी ने कहा कि नवाब वाजिद अली शाह ठीक से राज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम जनता की भलाई के लिए अवध को अपने कब्जे में ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। अवध के विलय ने वहां के सिपाहियों में, जो बड़ी संख्या में कंपनी की फौज में थे, जबरदस्त गुस्सा भर दिया। तो ये तो हुई राजाओं और नवाबों की बात, जिन्हें अपनी सत्ता खोने का डर था। लेकिन एक आम किसान या कारीगर के लिए इस गुस्से की वजह क्या थी? इस बारूद में उनकी तरफ से क्या मिलाया जा रहा था? उनकी तरफ से मिलाया जा रहा था आर्थिक शोषण का बारूद। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही तोड़ दी थी। उनका एक ही मकसद था, भारत को लूटो और इंग्लैंड को अमीर बनाओ। उन्होंने भारत को इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के लिए सिर्फ एक कच्चा माल सप्लायर बना दिया। मतलब यहाँ से सस्ती दरों पर कपास ले जाओ, हाँ, उसे मैनचेस्टर की मिलों में कपड़ा बनाओ और फिर उसी कपड़े को महंगे दाम पर वापस हिंदुस्तानियों को बेचो। बिल्कुल यही। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के लाखों बुनकर, कारीगर, छोटे उद्योग चलाने वाले लोग सब खत्म, रातों रात बेरोजगार हो गए। ढाका का मलमल, जो पूरी दुनिया में मशहूर था, वो खत्म हो गया। सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे पुराने बंदरगाह वीरान हो गए। हर तरफ गरीबी और भूखमरी फैलने लगी। और किसानों पर तो लगान का बोझ भी बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। नई नई जमींदारी व्यवस्थाएं लाई गईं और लगान की दरें इतनी ऊंची रखी गईं कि किसान की पूरी फसल उसी में चली जाती थी। और लगान वसूलने के तरीके वो बेहद क्रूर थे। अगर कोई किसान समय पर लगान नहीं दे पाता तो पीढ़ियों से चली आ रही उसकी जमीन उससे छीन ली जाती थी। वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गया था। मतलब आर्थिक तौर पर कमर पूरी तरह तोड़ दी गई थी। पर क्या ये गुस्सा सिर्फ पैसे या जमीन का था, या फिर लोगों की पहचान, उनके धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों पर भी हमला हो रहा था? सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे कारण आपस में जुड़े हुए थे। अंग्रेज खुद को एक सुपीरियर रेस समझते थे
और भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे। हाँ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वो भारतीयों को जंगली और असभ्य मानते थे। ट्रेन के डिब्बों पर, क्लबों पर लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ये रोज रोज का अपमान भी बारूद जमा कर रहा था। और उनके कुछ सामाजिक सुधारों को भी लोगों ने शक की नजर से देखा, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना या विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना। ये तो अच्छे कदम थे, फिर इन्हें लेकर इतना गुस्सा क्यों था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इरादा शायद अच्छा रहा हो, लेकिन तरीका और नियत पर शक था। लोगों को लगा कि ये गोरे लोग कौन होते हैं, हमारे हजारों साल पुराने रीति रिवाजों में दखल देने वाले। राइट। उन्हें लगा कि ये हमारे समाज को तोड़ने की एक साजिश है। इसी दौरान ईसाई मिशनरियों को भी धर्म प्रचार की खुली छूट दे दी गई। 1850 में एक कानून आया कि अगर कोई हिंदू ईसाई बनता है तो भी उसे उसकी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। मतलब लोगों को लगा होगा कि ये तो लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की स्कीम है। बिल्कुल। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई तकनीकों को भी शक की नजर से देखा गया। सच में? हाँ, अफवाहें उड़ी कि टेलीग्राफ के खंभों पर लोगों को फांसी दी जाएगी। ये डर था, एक अनजानी ताकत का डर जो उनकी पूरी दुनिया को बदल रही थी। तो अब हमारे पास राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक तीनों तरह का बारूद इकट्ठा हो चुका है। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी आई सेना के भीतर से। हाँ, क्योंकि सिपाही इसी समाज का हिस्सा थे। जो अपमान एक आम भारतीय सह रहा था, वही एक सिपाही भी महसूस कर रहा था। कंपनी की सेना में लगभग 87% सैनिक भारतीय थे। 78%? हाँ, लेकिन उनके साथ हर कदम पर भेदभाव होता था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता था। सूबेदार से ऊपर का कोई पद उन्हें मिल ही नहीं सकता था, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो। अंग्रेज अफसर उनके साथ गाली गलौच और बुरा बर्ताव करते थे। और उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई जा रही थी। मैंने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के बारे में पढ़ा है। सही। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ये कानून लेकर आए। इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले हर नए सिपाही को एक शपथ पत्र पर दस्तखत करने होते थे कि जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। और इस जमाने में हिंदुओं में ये मान्यता थी कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। इस कानून ने सिपाहियों को बहुत नाराज कर दिया। तो अब माहौल पूरी तरह से तैयार है। 100 साल का गुस्सा, अपमान और शोषण का बारूद। और फिर आई वो एक घटना जिसने इस बारूद में आग लगा दी, वो तात्कालिक कारण। जी, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे की ब्राउन बेस राइफल की जगह एक नई मॉडर्न एनफील्ड राइफल लाने का फैसला किया। और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। बंगाल की सेना में ये अफवाह आग की तरह फैल गई कि इस नई राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उन पर गाय और सुअर की चर्बी की एक परत चढ़ी हुई है। और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। जी। ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों के धर्म पर सीधा हमला था। और एसएससी में यही सवाल बनता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन में डलहौजी की राज्य हड़प नीति भी होता है और चर्बी लगे कारतूस भी, और यहीं पे कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। और इसे ऐसे समझना है कि डलहौजी की नीतियां और आर्थिक शोषण मूल कारण थे, वो बारूद थे। लेकिन चर्बी वाले कारतूस तात्कालिक कारण थे, वो चिंगारी थी जिसने उस बारूद में आग लगाई। अच्छा। अगर वो 100 साल का बारूद इकट्ठा ना हुआ होता तो शायद ये चिंगारी इतना बड़ा धमाका न कर पाती। तो विद्रोह की पहली चिंगारी कहां और कैसे भड़की? 29 मार्च 1857, जगह थी कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। और इसका अंजाम? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि इस एक फांसी से वो विद्रोह की हर आवाज को दबा देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मंगल पांडे की शहादत की खबर हर छावनी में पहुंच गई और सिपाहियों का गुस्सा और भड़क गया। और फिर मेरठ में असली विस्फोट हुआ। हाँ, 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने उन नए कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। उन सभी को कोर्ट मार्शल करके 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और सबके सामने उनकी वर्दियां फाड़कर उन्हें बेइज्जत किया गया। ये अपमान बाकी सिपाही बर्दाश्त नहीं कर पाए। और अगले ही दिन 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल पर धावा बोला,
अपने 85 साथियों को आजाद कराया, सामने जो भी अंग्रेज अफसर मिला उसे मार गिराया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। और ये थी 1857 के महान विद्रोह की औपचारिक शुरुआत। बिल्कुल। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना नेता किसे चुना? 11 मई की सुबह वो दिल्ली पहुंचे और 12 मई तक उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उन्होंने लाल किले में रह रहे 82 साल के बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। अच्छा, तो उन्हें लीडर बनाया गया। हाँ, हालांकि ये एक सिंबॉलिक कदम था। असली सैनिक कमांड जनरल बख्त खान के हाथों में थी, जो बरेली से अपनी टुकड़ी लेकर दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पर कब्जे की खबर के साथ तो जैसे पूरे उत्तर और मध्य भारत में ये आग फैल गई होगी। चलिए एक एक करके मुख्य केंद्रों को देखते हैं जहां ये विद्रोह सबसे ज्यादा मजबूत था। लखनऊ में क्या हो रहा था? लखनऊ, जो अवध की राजधानी थी, वो विद्रोह का एक बहुत बड़ा गढ़ बना। वहां बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई छेड़ दी। और कानपुर भी एक बड़ा केंद्र था। एसएससी में ये सीधा सवाल आता है कि कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था? कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। नाना साहब, वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे। अंग्रेजों ने डलहौजी की नीतियों के तहत उनकी पेंशन बंद कर दी थी, जिससे वो बहुत नाराज थे। और उनके सबसे काबिल सेनापति थे तात्या टोपे। तात्या टोपे, हाँ। जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वो इस विद्रोह के सबसे बेहतरीन गुरिल्ला योद्धाओं में से एक थे। और झांसी की कहानी तो शायद हर कोई जानता है, रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल। जब डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़प लिया, तो रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने जो वीरता दिखाई वो मिसाल बन गई। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज, जिसने आखिरकार झांसी पर कब्जा किया, उसने भी रानी की तारीफ करते हुए लिखा था कि यहाँ वो औरत सो रही है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार से भी एक बहुत बड़ा नाम आता है कुंवर सिंह का। जगदीशपुर के 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह। इस उम्र में उन्होंने जो फुर्ती और बहादुरी दिखाई वो हैरान करने वाली थी। उन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को बिहार में रोके रखा। इनके अलावा बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जिन्हें डंका शाह भी कहते थे, और इलाहाबाद में लियाकत अली जैसे कई नेताओं ने अपने अपने इलाकों में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। इतना व्यापक विद्रोह, इतने बहादुर नेता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, हर जगह लड़ाई हो रही थी। फिर भी आखिरकार ये विद्रोह असफल क्यों हो गया? कहाँ कमी रह गई? इसके कई बड़ी वजह थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। अच्छा। ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल, सिंध, राजपुताना, कश्मीर, ये बड़े इलाके या तो शांत रहे या फिर उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। मतलब ये एक अखिल भारतीय आंदोलन नहीं बन पाया। और नेतृत्व के स्तर पर भी कुछ कमजोरियां थी क्या? हाँ, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की बहुत कमी थी। बहादुर शाह जफर बूढ़े थे और नाम मात्र के नेता थे। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सब बहुत बहादुर थे, लेकिन इनके बीच कोई तालमेल नहीं था। सब अपने अपने इलाके को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। एक यूनिफाइड कमांड नहीं थी। बिल्कुल। और एक साझी रणनीति का अभाव था। संसाधनों का भी तो फर्क रहा होगा। अंग्रेजों के पास तो आधुनिक हथियार और बेहतर संचार व्यवस्था थी। बहुत बड़ा फर्क था। विद्रोहियों के पास ज्यादातर तलवारें और भाले जैसे पारंपरिक हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास नई एनफील्ड राइफलें थीं। उनके पास टेलीग्राफ था, जिससे वो अपनी सेनाओं को तेजी से सूचना भेज सकते थे। उनके पास रेलवे था, जिससे वो अपनी सेना को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। और एक बात और कही जाती है कि भारत के ही कई बड़े वर्ग इस विद्रोह से दूर रहे। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। भारत का पढ़ा लिखा मध्य वर्ग इस विद्रोह से अलग रहा। उन्हें लगता था कि अंग्रेज भारत को आधुनिक बना रहे हैं और ये विद्रोह देश को वापस सामंती युग में ले जाएगा। और इससे भी बड़ी बात, कई बड़े जमींदारों और ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम जैसे शासकों ने न सिर्फ विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों की मदद की। बिल्कुल, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की। तो क्या ये सब कुर्बानियां बेकार गईं या इस असफल विद्रोह के भी कुछ दूरगामी परिणाम हुए? बिल्कुल नहीं। भले ही विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य में असफल रहा, लेकिन इसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इसका सबसे बड़ा और सीधा परिणाम था
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 250 साल पुराने शासन का अंत। हाँ, 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। सही। और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया, वाइसरॉय? जिसका मतलब था राजा का प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव था। और अंग्रेजों की नीतियों में भी तो बहुत बदलाव आए होंगे। इस विद्रोह ने उन्हें डरा तो दिया ही था। बहुत डरा दिया था। उन्होंने अपनी नीतियों को पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया। भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। अच्छा। तोपखाना जैसी महत्वपूर्ण यूनिट्स को पूरी तरह से यूरोपीय सैनिकों के हाथ में दे दिया गया और उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को और आक्रामक तरीके से लागू किया। डिवाइड एंड रूल। हाँ, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शक पैदा करने की कोशिशें तेज कर दी गई। और भारतीय राजाओं को लेकर उनकी नीति में क्या बदलाव आया? उन्होंने व्यपगत का सिद्धांत जैसी हड़प नीतियों को छोड़ दिया और भारतीय राजाओं को ये आश्वासन दिया कि अब उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने भारतीय लोगों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा भी किया। तो कुल मिलाकर 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। चलिए अब एक रैपिड रिवीजन करते हैं। बिल्कुल तैयार। पॉइंट 1, विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। पॉइंट 2, तात्कालिक कारण था नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल। पॉइंट 3, विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो बाद में भारत के पहले वाइसरॉय बने। पॉइंट 4, मुख्य नेता थे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिहार से कुंवर सिंह। पॉइंट 5, सबसे बड़ा परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और 1858 में भारत पर ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन की शुरुआत। और अब सोचने के लिए एक सवाल, भले ही 1857 के विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी, लेकिन क्या ये वाकई एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन था या फिर ये अलग-अलग समूहों का अपने अपने स्थानीय कारणों से किया गया एक असंगठित विद्रोहों का संगम था? इस पर इतिहासकारों में आज भी बहस जारी है।